अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ी हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि कमिट किया था एक और वीडियो के साथ, बीच में थोड़ा सा गैप आया इस वजह से कि आपको पता है कि टैक्सेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था 30 सितंबर का। गो के बहुत कम से कम मैं पूरी उम्मीद था कि वो बढ़ेगी डेट, और वो बढ़ी भी। लेकिन ये कि फिर भी क्लाइंट्स की वजह से मैं चाहता था कि कोई चीज़ मेरे एंड से पेंडिंग ना हो, तो उस वजह से थोड़ा सा गैप हुआ। लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम इसको फिर से अब कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ। एक तो ये कि देखिए, टैक्सेशन जो है वो कोई इनहेरिटेडली थोड़ा-सा खुश्क सब्जेक्ट है, और अगर टैक्स कुछ इस तरह से है कि कैच 11 की तरह के टैक्स करना भी ज़रूरी है, टैक्स को समझना भी ज़रूरी है। और अगर खुद भी ना कर रहे हों, किसी कंसल्टेंट से भी करवा रहे हों, और आपको एक फेयर कॉन्सेप्ट हो बीइंग एन एम्प्लॉयर, आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग का है, जो भी, इवन कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को या इदारे को आप हेड कर रहे हैं, तो अगर आपको टैक्स का कॉन्सेप्ट होगा तो आपका टैक्स कंसल्टेंट भी उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। क्योंकि इस वक्त टैक्सेशन जो है, इसको ख़ास तौर पे विदहोल्डिंग टैक्स के बाद से इस तरह से हो गया है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जो पे कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है। दोनों दोनों सूरतों में, जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो उन दोनों के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है, और उनको ऑडिट्स में भी जाना पड़ता है, मॉनेटरी के ऑडिट्स के ऊपर भी जाना पड़ता है। तो आज हम दोबारा से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि जितना सिंपल रख सकूं कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन साथ साथ मैं कुछ विजुअल एड्स ऐसी भी लगाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल साथ शो करूंगा जिससे उन लोगों को भी बेनिफिट हो जो टैक्स को मैनेज करना चाहते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। टैक्सेशन जो है, ये हमारा मौजू है, और टैक्सेशन के ऊपर हम दोबारा से कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इनकम बढ़ती जाती है, टैक्स बढ़ता जाता है, और एक दुनिया भर में फोकस डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो बजट बनता है उसमें डे 1 के ऊपर ही हमारा जो कलेक्शन का टारगेट होता है एफबीआर का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो साइज़ है, चंक है, वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इर्रिस्पेक्टिव के इनकम क्या है, सब पे इक्वल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी कि इसमें कस्टम ड्यूटी है, इसमें सेल्स टैक्स है, इसके अंदर सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वगैरह वगैरह। तो लेकिन इन दोनों का बुनियादी फ़र्क ये है कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जो इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनकम कुछ भी हो, सब पे एक जैसा टैक्स लगता है। इसी की वजह से इन्फ्लेशन होती है। विद होल्डिंग टैक्स, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अब टैक्सेशन एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। विद होल्डिंग टैक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हमने इसके ऊपर 3 वीडियोस की, और मैं अभी अपने कमेंट्स को कंपाइल कर रहा हूँ, जो मुझे मिल रही है फीडबैक, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें जो है विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर मज़ीद चीज़ों को कवर करना है। यानी अब हम जो चीज़ों को कवर करेंगे वो ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, और उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिकली इसे या तो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट वो अपने कंसल्टेंट्स को डेटा कंपाइल करके देते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको हम दोबारा से भी देखेंगे, लेकिन इसको जब देखेंगे जो फीडबैक आने के बाद। तो आप फीडबैक्स देते रहें ताकि हम उसको फाइन ट्यून करते रहें। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था कि इनकम टैक्स का जो मकसद है वो क्या है। उसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। टैक्स को लगाना, यानी लेवी, उसे कलेक्ट करना, ये एक मकसद हो गया। सेकंड ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, और इसका मतलब क्या है कि टैक्स जब लेते हैं तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए टैक्स को कलेक्ट करने के बाद, ताकि इनइक्वालिटी जो है माशरे में उसको मिनिमाइज़ किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तीसरा है इन्फोर्समेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हमारे यहाँ बजट बनता है एक साल का, उसमें गवर्नमेंट जो है कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट करती है, कुछ सेक्टर्स के ऊपर से टैक्स हटाती है, कुछ पे टैक्स इंक्रीज़ करती है, ताकि जो उनकी स्पेसिफिक इकनॉमिक एक्टिविटी है
जो उनका टारगेट है वो उसको फाइनेंस कर सकें और अपनी डे टू डे गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को रन कर सकें। तो ये 3 इनकम टैक्स के मकासद हो गए। हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस है उसमें 242 सेक्शंस हैं, 13 चैप्टर्स हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। ये भी किसी ने मुझसे सवाल किया कि शेड्यूल क्या होता है, तो एक्चुअली शेड्यूल जो होता है वो एक टैबुलेटेड फॉर्म में कैटेगरीज़ और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मेंशन कर दी जाती हैं, और जो बेसिक इनेक्टमेंट है अपनी जगह रहती है, लेकिन शेड्यूल्स के थ्रू टैक्स रेट्स को भी कंट्रोल कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वो आगे भी हम देखेंगे, जो आज कवर करेंगे उसमें भी एक चीज़ काफ़ी हद तक ये कवर हो जाएगी, पर इसको हम मज़ीद आगे भी क्लियर करेंगे। अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में तो पहले से था, लेकिन अब ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी फाइलर बनना अब ऑप्शनल नहीं रहा, ये मैंडेटरी हो गया है। इससे लीगल नोटिसेस और जो कोर्ट है, लिटिगेशन है या अल्टरनेट डिस्प्यूट के मामलात हैं, उन सब से तो बचता ही आदमी, लेकिन मॉनेटरी लिहाज से भी, यानी अगर आप फेयर कंपैरिजन करें तो जो फाइलर्स हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं, एट द एंड जो नॉन फाइलर्स हैं वो ज़्यादा पे कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज़ हैं मेजर, चाहे वो गाड़ी ख़रीदना हो, चाहे ट्रैवलिंग करना हो, चाहे प्रॉपर्टी लेना हो, चाहे और इससे दूसरी चीज़ें को भी इंक्लूड कर लें, कुछ को मैंने यहाँ कैप्चर भी किया है, उन सब में टैक्स रेट फाइलर और नॉन फाइलर के ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क हो जाता है। तो जो फाइलर्स हैं वो ऑनवर्ड्स यानी आगे उनको बेनिफिट होगा, और ये ऑप्शन अब नहीं रहेगा कि वो कोई अपने को चूज़ करे ख़ुद से कि मैं नॉन फाइलर रहना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, लेकिन मैं रिकैप तरह से भी कर रहा हूँ कि FBR जो है वो 5 मुख्तलिफ सेक्टर से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। पेरोल से यानी सैलरी से, रेंटल इनकम से, बिज़नेस से, कैपिटल गेन से जो बैंक से आते हैं प्रॉफिट या शेयर्स वगैरह, और एक और सोर्स जिसे अदर सोर्स कहते हैं, जो इन 4 में नहीं है, वो यहाँ पे फॉल करती है। अगर हम इसको सेक्शन वाइज भी देख लें तो सैलरी है जो सेक्शन 12 जिसे हम आज कवर करेंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर्टी इनकम है, बिज़नेस इनकम है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं। तो आज हमारा जो मौजू है मेनली फोकस हम कर रहे हैं सैलरी पर। मुमकिन है कि ये एक से ज़्यादा वीडियोस बने, लाइकली यही है, लेकिन मेरी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, उन लोगों का भी जो एम्प्लॉयर हैं और उन लोगों का भी जो एम्प्लॉई हैं, और इससे बेनिफिट जो है अल्टीमेटली दोनों को होगा और नेशनल लेवल पे भी होगा। और मेरी वीडियोस का जो मकसद है वो भी यही है कि मेरी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं, क्योंकि मैं चूँकि टैक्स कंसल्टेंट हूं और मैं आज एक हाई कोर्ट के अंदर भी केस था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं, इसकी वजह से भी बहुत सी जगहों पर ऐसी गलतियां होती हैं जो इनएडवर्टेंट हैं, और उसकी वजह से उनको भी लॉस होता है और नेशनल एक्सचेकर को भी लॉस होता है। तो इन चीज़ों को मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं ताकि वो बेहतर हो जाए। हमारी सैलरी का जो हेड है, जो अभी हमने पीछे देखा, ये चैप्टर 3 पार्ट 2 में कवर होता है, और 3 सेक्शंस, सेक्शन 12, 13, 14 जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। अब दुनिया भर में टैक्स को सेव किया जाता है लॉफुली, ये टैक्स इविजन नहीं है, टैक्स मैनेजमेंट है, और किसी से ये मॉरल ग्राउंड्स पे एक्सपेक्ट करना कि वो एक्स्ट्रा टैक्स देगा, ये बज़ाते ख़ुद इल्लीगल है। तो टैक्स जहाँ सेव किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है लॉफुली, वो हम देखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ कैप्चर भी कर दिया है, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि किस तरह से कहाँ पे, लेकिन टैक्स सेविंग लॉफुली, अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टीज़, रिड्यूस विदहोल्डिंग टैक्सेस किस तरह फाइलर और नॉन फाइलर का वो जैसे भी जिक्र किया, और कंप्लाइंस एज पर लॉ। ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इंशाल्लाह अपनी आगे ऑनवर्ड्स वीडियोस के अंदर भी इन्हीं को फोकस करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो सैलरीज़ को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट पोर्शन है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट पोर्शन के अंदर जैसे बेसिक सैलरी है, वेजेस हैं, इंसेंटिव पेज हैं, डेफर्ड कोई पेमेंट थी वो भी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जैसे जो कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कहीं पेड वेकेशन है, कहीं पेड सिक लीव्स हैं, कहीं प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स वगैरह हैं। तो ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि सैलरी का जो सेक्शन हम करेंगे, या सैलरी की जो इनकम होती है, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है।
और अगर मैं समराइज़ कर दूं तीन सेक्शंस को, सेक्शन 12, 13, 14 को, तो एनी पे, वेज और रेम्यूनेशन इंक्लूडिंग लीव पे, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, टर्मिनेशन कॉम्पनसेशन, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स जैसे अनप्लेजेंट डेंजरस वर्किंग कंडीशंस हैं, एनी परकोजिट्स, वेदर कन्वर्टेबल टू मनी और नॉट, अलाउंसेस, एरियर्स और एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय इंसिडेंटल टू जॉब। ये सारा इन तीन सेक्शंस का जो समरी होगी वो यही बनेगी 4 पॉइंट्स में। लेकिन इसको हमने आगे डिटेल में देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको स्पेल आउट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे आईआरएस के ऊपर और एक्चुअल अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, अपनी फाइनेंस के ऊपर, अपनी एक्सपेंडिचर्स को पी&एल जो है, तो उसके लिए फिर हमें इसको ज़रा डिटेल में देखना होगा। ये कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ तक सही है बात, और इसी को मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्चर्स के साथ ऐसी स्लाइड्स के साथ जिससे इंटरेस्टिंग हो और समझना भी आसान हो, इस कवर करूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इसको थोड़ा टेक्निकली हमें देखना होगा। अगर हम एक्चुअल आईआरएस को देखें इस वक्त, जो आज आईआरएस 2.0 है जो नया लॉन्च हुआ है, तो सैलरी के हेड में ये हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो कोड हैं ये एक्चुअली जैसे बैंक अकाउंट होता है, इस पे एफबीआर डेटा कंपाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो देखना चाहे कि अब तक सैलरी की कितनी रिटर्न्स फाइल हुई हैं, क्या हुआ, तो अगर वो कोड 1000 को कंपाइल करेंगे तो उन्हें एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा। इसी तरह ये उसके सबऑर्डिनेट कोड्स हैं इस सैलरी के सेक्शन के, जिसके अंदर बेसिक पे जो मैंने अभी आप पहले बताया, अलाउंसेस हैं, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट्स के वैल्यू, परकोजिट्स हैं, और इसी तरह प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ एडिशनल पे वगैरह, ये सारे इसमें कवर होते हैं। ये सम अप होके इसमें कोड नंबर 1000 में चले जाते हैं। तो ये एक एक्चुअल पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है। कॉपीराइट की वजह से मैं इसको, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ ही लग रहा हो, लेकिन ये जब आप लॉगिन करेंगे अपनी साइट पे और आप इस सेक्शन में आएंगे तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाए, और इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने के लिए कि 1000 की कोड के अंदर ये सम अप होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसको, क्योंकि ये ज़रूरी है और इसके बगैर जो है हमारा जो ये वीडियो है इसका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा, और एक सुपरफिशियल नहीं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाए। तो अगर हम सेक्शन 12 के ऊपर आ जाएं, तो सेक्शन 12 के अंदर मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें वेजेस हैं, बोनस हैं, कमीशन, ग्रेजुइटीज़ हैं, सप्लीमेंट रिलेटेड टू वर्क हैं, परकोजिट्स हैं जिसमें जैसे अभी पहले बात हुई इंटीग्रल टू सैलरी है, वेदर मोनेटाइजेबल और नॉट, अलाउंसेस हैं जिसमें इंक्लूडेड हैं कुछ अलाउंसेस सैलरी के अंदर, कुछ एग्जिम्पशंस होते हैं अलाउंसेस के अंदर से जो यूज़ होते हैं प्योरली फॉर वर्क, और कुछ जगहों पर क्लैरिफाई किया गया है जो अलाउंसेस नॉन क्वालिफाइंग होते हैं, जिनको एडमिसिबल नहीं रहते। अदर प्रॉफिट्स की बात करें तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंडीशन, टर्मिनेशन बेनिफिट, इंक्लूजन ऑफ प्रोविडेंट फंड्स और पेंशन एंड एन्यूनिटी। मैंने वो सारी ये चीज़ें जो हैं कुछ 3 स्लाइड पहले उसको समराइज़ कर दिया था तीनों सेक्शंस को। अभी तो हम सेक्शन 12 की डिटेल में हम तीनों सेक्शंस को डिवाइड कर समराइज़ कर चुके हैं। अच्छा, अब ये जो सैलरी है चैप्टर 3 पार्ट 2 सेक्शन 12, 13 एंड 14, इसमें टैक्सेशन ऑफ सैलरीज़ के मुतालिक भी बात हुई हुई है, और वो किस तरह होगी वो यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है कि सैलरी जो होगी उसके ऊपर टैक्स होगा अनलेस एग्जेम्प्टेड है, और सैलरी मीन्स इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेम्यूनेशन, परकोजिट्स एंड अदर स्पेसिफिक इंक्लूजन्स। टैक्स पेमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स क्या है? इफ़ एम्प्लॉयर पेज द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी ग्रॉस्ड अप इन द एम्प्लॉयज़ इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एम्प्लॉयर टैक्स दे भी रहा है बट वो उसको ग्रॉस अप करेगा एम्प्लॉय की इनकम के अंदर। फिर उसके बाद कुछ डिडक्शंस और डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक स्पेशल प्रोविजंस हैं। फॉर एग्जांपल ये कि नो डिडक्शन और इज़ अलाउड, नो एक्सपेंडिचर इज़ अलाउड ऑन सैलरीज अमाउंट, यानी सैलरी के अंदर आपने देखा होगा कि कोई जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं वो ऑप्शन नहीं होता। और दूसरी बात ये कि जो सैलरी है वो कंसिडर की जाएगी रिसीव्ड हुएवर पे, चाहे एम्प्लॉयर या उसका एसोसिएट या कोई थर्ड पार्टी पे करे, और हुएवर रिसीव्स, एम्प्लॉई या उसका कोई एसोसिएट रिसीव करे, वो रिसीव कंसिडर की जाएगी। और स्पेशल प्रोविजंस में अगर आप आएँ तो ऑप्शंस ऑफ स्पेसिफिक टैक्स कैलकुलेशंस की बात है, जिसमें अगर कोई एम्प्लॉई है, इसकी कोई टर्मिनेशन है, तो पिछले
कई सालों की जो उसको रुकी हुई पे मिलेगी, तो वो ऑप्ट कर सकता है कोई टैक्स रेट, लेकिन उसके लिए उसको एक कंडीशन है कि वो कमिश्नर जो है उससे उसकी अप्रूवल लेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा अबाउट देयर चॉइस। ये इम्पॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी टेक्निकल है। बहरहाल ये कि जहाँ टर्मिनेशंस होती हैं, केस चल रहा होता है, फिर उसके बाद उसको पेमेंट की जा रही होती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन टैक्स पेयर को फेवर दी गई है एक तरह से, कि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि टैक्स रेट बढ़ जाता है, तो वो उन सालों में जब उसके एरियर्स थे तो वो चूज़ कर सकता है किसी एक ईयर का बेस बनाकर टैक्स अपनी जो इनकम वो रिसीव करेगा उस पर टैक्स पे करे। यहाँ तक सेक्शन 12 को मैंने समराइज़ कर दिया था। सेक्शन 13 है। 13 सेक्शन जो है ये रिलेटेड है परकोजिट्स के साथ, और इसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, वो डिफाइन है सेक्शन 12 की क्लॉज सी एंड डी में, सब सेक्शन 2 के अंदर। बाकी ये कि जो और बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे मोटर व्हीकल, आपने देखा होगा कई को गाड़ी मिली हुई होती है। इफ़ मोटर व्हीकल इज़ प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय फॉर प्राइवेट यूज़, प्रिस्क्राइब टैक्स अमाउंट इज़ एडेड टू द एम्प्लॉयज़ सैलरी। इसी तरह कई जगहों पर डोमेस्टिक सर्वेंट्स में ले हुए होते हैं, जैसे हाउसकीपर है, ड्राइवर है, गार्डनर है, उनके बारे में भी क्लियरिटी है। कई जगह यूटिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं अपने एम्प्लॉई को, और वो सब परकोजिट्स में ही आती हैं। लोन्स की फैसिलिटी होती है, वेवर ऑफ डेब्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज है, हाउसिंग है, अदर परकोजिट्स हैं, सारी चीज़ें डिफ़ाइन है सेक्शन 13 में, और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह होगी वो भी डिफ़ाइन है, जो हम आगे भी इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेंगे। बट आपको एक फेयर कॉन्सेप्ट देने के लिए कि परकोजिट्स से क्या मुराद है और किस तरह से होता है वो, और वो सैलरी का पार्ट क्यों है, इस वजह वो सारी चीज़ें सेक्शन 13 में डिफ़ाइन है। सेक्शन 13 में कुछ और बातें भी इंपॉर्टेंट हैं जो डिफाइंड हैं, मसलन ये कि बेंचमार्क इज़ एन एनुअल इंटरेस्ट रेट दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द टैक्स implication of certain employees loan. The benchmark rate increased by 1% each year and kept at 10%. ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन बात यहाँ पे समझनी इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि एम्प्लॉई के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर जा रहा होता है। कई दफ़ा मैंने ये लोगों से सुना कि एम्प्लॉई पूरे टैक्स देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक एंड वाइट में हमारे जितने टैक्स पेयर हैं 14 लाख से ज़्यादा, तो हमारा टैक्स सैलरीड क्लास है जो टैक्स जमा कराती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका बर्डन जो है उसका एम्प्लॉयर लोड जो है वो उस पर होता है, और वो उसको अपनी अम्ब्रेला उस हिसाब से बड़ी करनी होती है ताकि वो उनको एब्जॉर्ब कर सके। अगर कोई अपने पास कहता है कि 2500 एम्प्लॉई हैं, तो दैट बिज़नेस एंटिटी और उस जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको अपनी बिज़नेस को उस हिसाब से बड़ा करना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो बर्डन है वो बिजनेसमैन पे ही आता है, एम्प्लॉयर पे ही आता है। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ कोट की है इस परकोजिट्स के साथ। एम्प्लॉई इज़ प्रोवाइडेड विद अ मोटर व्हीकल फॉर प्राइवेट यूज़ एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल इज़ 2 मिलियन। ये ज्यूम कर लिया है इसमें ताकि आसान रहे एग्जांपल। द प्रिस्क्राइब टैक्स अमाउंट फॉर मोटर व्हीकल इज़ 15% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, जो यहाँ पे बात हो रही थी बेंचमार्क की। देयरफॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द परकोजिट वुड बी 3 लाख, कैसे 15% इंटू 2 मिलियन, तो इस तरह कैलकुलेट होगा। और ये एग्जांपल इसकी कंक्लूड अगर सेक्शन 13 को करा जाए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 13 के अंदर ये गाइडलाइन है हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परकोजिट फॉर टैक्स पर्पसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज परकोजिट्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज टैक्सेबल इनकम। एम्प्लॉयर शुड बी अवेयर ऑफ द टैक्स इम्प्लीकेशन। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये कि एम्प्लॉयर को भी अवेयर होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉई को होना हो, एम्प्लॉयर को भी अवेयर होना ज़रूरी है इसके अंदर। एंड द एम्प्लॉई शुड बी ऑल्सो बी अवेयर हाउ परकोजिट्स आर टैक्स। तो दोनों की ऊपर लाइबिलिटी आती है, इसलिए ये लीगल ऑब्लिगेशन दोनों तरफ है। और अगर हमें मौका मिला तो हम बिजनेस लॉज को भी देखेंगे, तो उसमें जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमारे पास लॉज हैं पाकिस्तान में, इन्फोर्स्ड हैं, तो उसको भी हम मौका हुआ तो आगे देखेंगे ज़रूर। अच्छा जी, इसके बाद सेक्शन 14 जो इस हेड ऑफ इनकम का, यानी जिससे रेवेन्यू कलेक्ट करता है FBR, उसका लास्ट सेक्शन है ये 14। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम। बहुत से लोग जो ऑडियंस हैं अवेयर होंगे कि शेयर स्कीम से क्या मुराद है।
इसमें जो की प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि इनिशियल ग्रांट ऑफ शेयर, इशुएंस ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिस्पोजल ऑफ राइट्स और ऑप्शंस। तो इसको समझाने के लिए द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स आउटलाइन द टैक्स इम्प्लीकेशन एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय शेयर स्कीम, डिटेलिंग हाउ right or option to acquire share and the eventual issues of such shares to employees are related to tax for tax purposes। यानी इनिशियल शेयर जो 4 कैटेगरीज हमने बनाई हैं, इनिशियल शेयर जो होता है उसमें वैल्यू ऑफ राइट और ऑप्शन ग्रांटेड इज इन टैक्सेबल, फोकस ऑन राइट्स एंड ऑप्शंस टू एक्वायर शेयर। इशुएंस ऑफ शेयर के अंदर क्या है कि टैक्सेबल अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू ड्यूरिंग इशुएंस माइनस द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय। यानी इफ शेयर हैव ट्रांसफर्ड रिस्ट्रिक्शन तो कोई नो इमीडिएट टैक्स, टैक्स लेवीड व्हेन रिस्ट्रिक्शन इज लिफ्टेड और अपॉन सेलिंग उस वक्त टैक्स लगेगा। टैक्स बेस्ड ऑन शेयर मार्केट वैल्यू माइनस द एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, ये उसका एक बेसिस होगा कैलकुलेट करने का। ये उन लोगों की हम बात करें जहाँ पर एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती है, बट दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर दी सैलरी, तो इसलिए इसको इस सेक्शन को भी हमने कवर करना ज़रूरी था। इसी तरह कॉस्ट ऑफ शेयर्स हैं, वो कैसे की जाएंगी, अमाउंट पेड फॉर द शेयर्स, अमाउंट पेड फॉर द राइट और ऑप्शंस, और टैक्सेबल अमाउंट एज पर द अर्लियर प्रोविजंस। डिस्पोजेबल ऑफ राइट्स एंड ऑप्शंस की बात है, जिसके अंदर सेल प्राइस की बात है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई की बात है, डेफिनेशन एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात है कि ये सब ऑर्डिनेंस में जो डिफाइन है मैं उसको समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। कंपनी माइट इशू शेयर टू इट्स एम्प्लॉयज़ और एसोसिएट कंपनी एम्प्लॉयज़, अ ट्रस्टी ट्रांसफ़र शेयर टू एम्प्लॉई अंडर अ ट्रस्ट डीड। एक मैकेनिज़्म दिया है कि किस तरह से अगर कोई ट्रस्टी है वो ट्रांसफ़र करेगा तो कैसे करेगा। और अगर सेक्शन 14 का कंक्लूजन लें तो 2 लाइनों में ये बनेगा कि सेक्शन 14 ऑफर्स क्लैरिटी ऑन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ शेयर स्कीम, एम्स एट फेयर टैक्सेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ड्राइव फ्रॉम दीज स्कीम्स। ये उसको समराइज़ किया है। लीगल लैंग्वेज अमूमन कॉम्प्लिकेटेड होती है। मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ कोट किए कि अगर एक एम्प्लॉई है उसने इज़ ग्रांटेड टू राइट to acquire 1000 shares of their company at a price of rupees 10 per share. The fair market value of share at the time of grant is rupees 15 per share. The employee exercise their right and acquire the share. ये फैक्चुअल जो है हम उसके फैक्ट्स को देख रहे हैं। फिर क्या हुआ जी, द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉई इज़ 5000, यानी 1000 shares into rupees 15 minus 10. However, if the shares are subject to transfer restriction, the tax is not payable until the restriction is lifted or when the employee sell the share। सिंपल सी एग्जांपल रखी है ताकि समझना आसान हो। सेक्शन इसका कंक्लूड अगर दोबारा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 क्लैरिफाइज हाउ एम्प्लॉई शेयर स्कीम आर ट्रीटेड फॉर टैक्स पर्पसेस, ensuring the employees are treated fairly based on the value they receive from such scheme। फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी को। अच्छा, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और ये कॉमन बात है सबके लिए, जैसे इससे पहले सेक्शन 14 है वो उसका स्कोप लिमिटेड है, वो हर एक के ऊपर अप्लाई भी नहीं होता, उसका उससे ताल्लुक भी नहीं होता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने उसको भी डिस्कस कर लिया था। ये जो टेबल आपके सामने है ये फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 रेट ऑफ टैक्स डिवीज़न 1, ये इस वक्त इन्फोर्स है 23-24 के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये किया कि जो आज से 2 साल पहले 12 स्लैब्स थे उनको रिड्यूस करके 6 स्लैब कर दिया, और यहाँ पे जैसे 6 लाख तक की सैलरी एग्जेम्प्टेड है और 6 लाख से 12 लाख के दरमियान 2.5 का % टैक्स लगेगा। वो सैलरी जो 6 लाख से बढ़ जाए लेकिन 12 लाख से ना बढ़े। 12 लाख से लेकर 24 लाख तक रेट ऑफ टैक्स 12.5% है, 24 लाख से लेकर 36 लाख तक 22.5% है। इसी तरह 36 लाख से लेकर 60 लाख तक, 60 लाख से बढ़े ना तो 27.5% है, और 60 लाख से यानी 6 मिलियन या उससे ज़्यादा कितनी भी हो फिर 35% का स्लैब है। एक्चुअली ये जो चेंज किया, इस चेंज करने का ताल्लुक मेरे ख़्याल में उसी तरह है जैसे हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक के बिल चेंज हुए हैं, जिसके अंदर एक ऑफ पीक आवर, एक पीक आवर्स, और इसी तरह स्लैबिंग कर दी, कितने यूनिट्स यूज़ किए। इसी तरह यहाँ पर ये जो चेंज हुआ बहुत स्मार्टली हुआ, और इससे जो एक जिन लोगों की सैलरी 1 लाख से 3 लाख के दरमियान थी उनका टैक्स रेट बढ़ा, और जो
तकरीबन 80 बिलियन की जो कवर करना था एफबीआर को सेक्शन 12 से, वो उसमें बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि सैलरी क्लास टैक्स देती है। 14 लाख टैक्स पेयर हैं जो अपनी रिटर्न्स जमा कराते हैं। चूँकि ये बेस चेंज हुई और उनकी उनकी जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो बड़ी इसी हिसाब से होगी, ज़ाहिर है यही लॉ है अब, और उसको फॉलो किया जाएगा, तो वो अल्टीमेटली ज़्यादा टैक्स देंगे। प्लस ये कि हम आगे चल के देखेंगे कि टैक्स क्रेडिट भी कुछ जो विड्रॉ हुए हैं कुछ चीज़ों के ऊपर से, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। अल्टीमेटली एफबीआर अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लेगा इन चीज़ों की चेंजेस के बाद, बहुत उनके लिए बेनिफिशियल होगा, इट्स अ प्लस फॉर देम। अच्छा जी, सेक्शन सैलरी के अंदर सेक्शन 149 से सभी वाकिफ़ हैं, क्योंकि जब टैक्स होल्ड किया जा रहा होता है, एम्प्लॉयर जो कि एक विद होल्डिंग एजेंट है, पे करते वक्त टैक्स अपना होल्ड करता है, वो करता है सेक्शन 149 के अंदर। जो अगर देखें डिवीज़न 3 है, प्रोसीजर हमारा जो चैप्टर 10 है उसके अंदर आता है। बहरहाल इस डिटेल की वो जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कि हर एम्प्लॉयर या जो भी इस होल्ड करेगा वो नेक्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट जो 1 मंथ है उसमें उसको डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो रेट ऑफ डिपॉजिट एट सोर्स ऑन सैलरी पेमेंट इज़ डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉइज एस्टिमेटेड इनकम अंडर द हेड सैलरी फॉर द ईयर इन विच द पेमेंट इज़ मेड। कैलकुलेट किस तरह किया जाएगा उसका एक मैकेनिज़्म, एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, कि एम्प्लॉई की जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा। ए इज़ द टैक्स that would be payable if the amount referred to in component B of the formula, where employees taxable income for that year are, B is the employees estimated income under the head salary। तो उस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी एस्टिमेटेड इनकम निकाली जाएगी। उसकी भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाई है, सिंपल तरीन जो हो सकती थी, कि एम्प्लॉय की अगर सैलरी 1 मिलियन है तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसका, और उसको एवरेज रेट इंटू सैलरी पेमेंट, तो 15% अगर एवरेज रेट है इंटू उसकी 1 मिलियन, तो इसका मतलब है 150,000 उसके ऊपर ये टैक्स बन रहा होगा, जो उसको डिडक्ट किया जाएगा एडवांस उसके उससे। बहरहाल अगर ये हुआ तो मैं इंशाल्लाह ये स्लाइड भी शेयर कर लूँगा, ताकि आप इसको रेफ़र कर सकें। कोई इसमें क्वेश्चन हो तो हम उसको फिर प्राइवेटली देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें जाऊंगा या कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाऊंगा तो उसका फ़ायदा ये नहीं होगा। कई लोग हो सकता है कि वो उसको ना पिक कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक फेयर आइडिया हो जाए, और जो लोग इसको समझना चाहते हैं वो फिर मुझे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बात कर रहा था कि टैक्स को कैसे उसके बर्डन को कम किया जा सकता है। उसके लिए हमारे जो ऑर्डिनेंस में मौजूद है, टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन है, तकरीबन 11 के करीब टैक्स क्रेडिट हमें अवेलेबल है। टैक्स अलाउंस का ऑप्शन है, टैक्स रिडक्शन का ऑप्शन है, टैक्स एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। टैक्स रिडक्शन को भी मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। यहाँ मैंने टैक्स क्रेडिट, अलाउंस और एडजस्टमेंट की बात की है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये कि जो टैक्स क्रेडिट होता है वो एक्चुअली टैक्स को रिड्यूस करता है। टैक्स इनकम है कोई, उस पर टैक्स बन गया, अब उस इनकम के अंदर जो टैक्स आया था उस टैक्स के ऊपर एक बेनिफिट मिल जाता है। जबकि टैक्स अलाउंस के केस में ये होता है कि जो इनकम होती है जिस पर टैक्स बना, उस इनकम को रिड्यूस कर देता है सिस्टम, और फिर टैक्स कैलकुलेट करता है। तो टैक्स बेनिफिट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इनमें एक फ़र्क है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। टैक्स एडजस्टमेंट भी होता है कि टैक्स बन गया, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपने जो टैक्सेस दिए थे उनकी आपने एडजस्टमेंट ली। ये बुनियादी फ़र्क है इसमें, और इसको मैंने यहाँ डिफ़ाइन भी कर दिया है, टैक्स क्रेडिट, टैक्स अलाउंस और टैक्स एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। और आपका इंटरेस्ट है तो मैं शेयर भी कर लूँगा। टैक्स अलाउंसेस जो एक्चुअली इस वक्त IRS के ऊपर है 2.0 पे, वो ये अवेलेबल है 4, जैसे मैंने पहले बताया। उसमें ज़कात है, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड है, एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फॉर होम ट्यूशन फ़ी इज़ पेड। तो ये 4 ऑप्शंस के हिसाब से सिस्टम इसको, अगेन वही जो कोड का कॉन्सेप्ट है, अलाउंस देगा। अलाउंस का मतलब ये कि इनकम को रिड्यूस करेगा और फिर टैक्स कैलकुलेट करेगा। टैक्स क्रेडिट जैसे मैंने आपको बताया टैक्स के ऊपर बेनिफिट देता है। इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं इस वक्त, फॉर एग्जांपल टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस, लेकिन चैरिटेबल डोनेशन सिर्फ उनके लिए एक्सेप्टेबल हैं जो अप्रूव्ड हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शौकत खानम है, आगा खान है, और इस तरह के इदारे। तो इस तरह पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर भी इसमें मौजूद है, और ये डिटेल इसमें काफ़ी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सिस्टम पे।
टैक्स रिडक्शन की मैंने बात की, जो मैंने पीछे नहीं लिखा था। इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो ये अवेलेबल हैं। मसलन कोई फुल टाइम टीचर है तो उसको टैक्स रिडक्शन का ऑप्शन उसके पास है। इसी तरह बहबूद के ऊपर टैक्स रिडक्शन का ऑप्शन है, और ये बाकी भी जो डिफाइंड है यहाँ पर। टैक्स एडजस्टमेंट का ऑप्शन, जब टैक्स आप पीछे दे चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको क्लेम कर सकते हैं। लेट से गाड़ी के ऊपर टैक्स दिया हुआ था तो सेक्शन 234 के अंदर जो डिडक्शंस हुई उन सबको यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। ये टैक्स एडजस्टमेंट से रिलेटेड बात है। अच्छा, इसके बाद हम इंशाल्लाह ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फ़ंड और इसी तरह पेंशन फ़ंड ये सब देखेंगे, क्योंकि ये सारा सैलरी के डोमेन में ही आता है। लेकिन आज की वीडियो मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। हो सकता है ये वीडियो भी 2 हिस्सों में अपलोड हो, क्योंकि आई थिंक कि थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, लेकिन और कोई ऑप्शन था नहीं। मैं जब तक इन चीज़ों को क्लियर ना करूं तो बल्कि मैंने अभी भी कोशिश की है कि थोड़ा सैम्पल रखूं। जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हम फेस कर रहे होते हैं, जो फ़र्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है, वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह मैं देखते हुए कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है वो ज़रूर शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह करें। इससे बेहतर होगा हमारे लिए भी कि हम उसको अपनी चीज़ों को फाइन ट्यून कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।